सेकेंडरी क्लास आज 22 दिसंबर है। 22 दिसंबर का जो आपका जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 13 से है जी। चैप्टर नंबर 13 जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस चैप्टर में हमने सिर्फ़ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड को ही डिस्कस करना है। यहाँ दो टॉपिक आप इस चैप्टर में, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइनो एसिड का। तो हमने जो डिस्कस करना है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस करना है। आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या चीज़ होती है, देखें, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। ये देखें C++ ये भी है और ये आप COOH भी लिखा होगा, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये एज ए फंक्शनल ग्रुप होगा उन्हें कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम दिया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ये दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये एक फंक्शनल ग्रुप आपको नज़र आ रहा है C++O, ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, और दूसरा है OH वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये दोनों मिलकर जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाते हैं। जो कार्ब लफ्ज़ लिया गया वो कार्बोनाइल से, और ऑक्सिल ग्रुप लिया गया है जो वो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से लिया गया। कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो एलिफेटिक भी होते हैं, मतलब कोई एरोमेटिक कंपाउंड ना हो। अगर तो स्ट्रेट कोई भी अल्काइल ग्रुप है और उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है तो वो एलिफेटिक होते हैं। और अगर बेंजीन आ जाए, बेंजीन के साथ COOH लगा दें तो वो एरोमेटिक हो जाता है और वो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। मिसाल के तौर पर देखें, ये आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये RC++OH है, यहाँ कोई भी अल्काइल ग्रुप है तो ये एलिफेटिक है। अगर यहाँ एराइल ग्रुप लगा दिया जाए, एराइल ग्रुप का मतलब है यहाँ आप बेंजीन लगाते थे, ये बेंजीन होगी और बेंजीन के साथ भी COOH लगा देते हैं तो ये बेंजोइक एसिड हो जाता है, ये एरोमेटिक होता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड मोनो कार्बोक्सिलिक भी हो सकते हैं, डाई भी, ट्राई भी, पोली भी। अगर उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक COOH हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक हो तो वो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। अगर दो आ जाएं तो वो डाई कार्बोक्सिलिक, और अगर दो से ज़्यादा हो जाएं तो उन्हें कैटेगराइज कर देते हैं पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ पर भी आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, यहाँ देखें, यहाँ आपको सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप नज़र आ रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा, मोनो कार्बोक्सिलिक है, क्योंकि एक कार्बन है, एक कार्बन का ये फार्मिक एसिड हो जाता है। यहाँ आपको भी एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप नज़र आ रहा है लेकिन कार्बन दो नज़र आ रहे हैं तो दो कार्बन वाले को इथेनोइक या एस्टिक एसिड का नाम देते हैं। यहाँ देखिएगा दो कार्बोक्सिलिक एसिड C++OH C++OH, ये इथेन डाइऑक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड होता है। और यहाँ पर भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड नज़र आ रहे हैं, ये प्रोपेन डाइऑइक एसिड या मिलेनिक एसिड का फार्मूला होता है। नेक्स्ट उसका नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। देखें जी, नोमेनक्लेचर का मतलब है नाम देना। शुरू में जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नाम दिया जाता था वो नाम दिया जाता था उनके सोर्सेज के हिसाब से। फॉर एग्जांपल यहाँ नोमेनक्लेचर की अगर मैं बात करता हूँ, एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड और कॉमनली कॉल्ड फैटी एसिड। जो हायर जिनमें कार्बन की तादाद ज़्यादा होती है ना, 15, 16, 17, 18, उनसे ज़्यादा होगी तो उन्हें फैटी एसिड का नाम दिया जाता है। जैसे C15H31 C++OH, ये पालमेटिक एसिड है। अगर 17 हो जाएंगे तो ये स्टेरिक एसिड हो जाता है। जब मैं इसके कॉमन नाम की बात करता हूँ, वो नाम जो आयोपिक सिस्टम से पहले दिए जाते थे, ये फॉर एग्जांपल जिसने जहाँ से भी डिस्कवर किया उसने उस हिसाब से नाम देती है। जैसे कि फार्मिक एसिड है, फार्मिक एसिड जो है ये रेड आंट्स के अंदर, चूंटियों के अंदर पाया जाता है। लफ्ज़ फार्मिक एसिड एक ग्रीक वर्ड फार्मा से लिया गया है। फार्मा दरअसल लातीनी लफ्ज़ ज़बान में चूंटी को कहते हैं, तो ये फार्मिका से है जिसे आंट का नाम दिया जाता है, इसलिए इसे फार्मिक एसिड कहते हैं। अब बटर है, मक्खन है, उसके अंदर ब्यूटारिक एसिड पाया जाता है, क्योंकि वो मक्खन में पाया जाए इसलिए उसी नाम से रखा ब्यूटारिक एसिड है। अब जो सिरके के अंदर एस्टिक एसिड पाया जाता है उसे एस्टिक एसिड का नाम भी दिया जाता है। और सिंपल अगर आप इसका नाम देना चाहते हैं आयोपिक लिहाज से, तो आयोपिक लिहाज से सिर्फ सिंपल ये फार्मूला होता है। देखें, आपके पास कोई भी है, मिसाल के तौर पर ये एक CH3 है, ये CH है, ये C++OH है।
तो आपने चेन को उस तरफ से गिनना है जिस तरफ से ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप नज़दीक होगा। ये वाला हम कार्बन हमेशा पहला कार्बन होगा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा। तो अब देखें इसमें आपको 3 कार्बन नज़र आ रहे हैं, तो ये प्रोपेन बन गया। अब आप प्रोपेन नहीं लिखना, आपने प्रोपेन का ई ख़त्म कर देना है और इसकी जगह पर OIC एसिड का इजाफा कर देना। इसका मतलब ये बन जाएगा प्रोपेन आना चाहिए, ई नहीं लिख रहा, ई की जगह OIC प्रोपोनोइक एसिड का इजाफा हो गया। इसमें 4 कार्बन होगा तो ब्यूटानोइक एसिड। जैसे कि एक इसके साथ में बना रहा हूँ, देखिएगा CH3N2CH और C डबल बॉन्ड OH, इसके साथ मैं CH3 लगा रहा हूँ। अब आप ये देखें कि मैं ये वाली चेन सेलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH है ही नहीं। इसका मतलब मुझे ये वाली चेन, क्योंकि मुझे C डबल बॉन्ड OH चाहिए, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा। अब आप देखें दूसरे कार्बन पर कोई चीज़ लगी हुई है और वो है मिथाइल, इसका मतलब इसका नाम होगा 2 मिथाइल, साइड का नाम। बाकी देखें चेन रहेगी 1 2 3 3 है, तो ये प्रोपेन। अब लफ्ज़ प्रोपेन ई भी आना चाहिए, प्रोपेन ई नहीं लिख रहा, OIC एसिड का इजाफा कर दूंगा। तो इस तरह आपने इसका नाम देना होता है। एक्सरसाइज में कोशिश कीजिएगा इसका नाम देने का, और आगे प्रिपरेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके साथ इससे पहले मैं इसके आपको कुछ फ़िज़िकल करैक्टर्स की बात बता दूं। फ़िज़िकल करैक्टर में आप देखेंगे स्मेल है। जो पहले आप 3 मेंबर देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाले, 3 कार्बन वाला, उसकी पंजेंट स्मेल होती है, गंदी स्मेल होगी। उसके बाद जो 3 है उसकी भी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। अच्छा, उसके बाद जो है आगे जब आप देखेंगे वो कलरलेस लिक्विड भी होते जा रहे होते हैं और उनकी अनप्लीजेंट स्मेल हो जाती है। सॉल्युबिलिटी, पहले मेंबर है ना वो पानी में हल पजीर होते हैं, पहले 3 मेंबर 4 मेंबर, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, इसलिए वो पानी में हल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है बॉइलिंग पॉइंट की। देखें जी, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हायर होते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह क्या है, देखें ये एक आपको रिंग स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। रिंग स्ट्रक्चर में सिंपल है, आपने करना क्या है, देखें ये एक R/C डबल बॉन्ड O, मैंने लिखना था ये कुछ यूँ R/C डबल बॉन्ड और OH, यूँ लिखना है। अब मैं इसे यूँ लिख रहा हूँ RC डबल बॉन्ड O, और इसके साथ दूसरा क्या है ON2H है। इसी तरह दोबारा इधर से शुरू करना है, जहाँ डबल बॉन्ड ऊपर रखा था अब मैंने डबल बॉन्ड यहाँ नीचे रखना है। ये RN2C आ गया, C के साथ क्या आ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड O आ गया, ये O आ गया, इसके साथ क्या आना चाहिए, फिर O और N2H। अब देखें ये ऑक्सीजन इस कार्बोक्सिलिक एसिड का और ये हाइड्रोजन इस कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना गया। यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो एक रिंग की तरह की स्ट्रक्चर होती है, और इस स्ट्रक्चर को डिमर का नाम दे देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए डिमर क्या है तो आप बता देंगे कि डिमर जो है वो एक स्ट्रक्चर है, कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिमर, और इसकी वजह से इसके बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं आप देखेंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड की हाई होते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ये नहीं रेगुलर वक्फे से नहीं बढ़ते। मतलब एक का फार्मिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट अगर फ़र्ज़ किया 100 है, तो इसका अगले 2 कार्बन वाले का 200 हो जाए, फिर 300 हो जाए, एक ख़ास वक्फे से नहीं बढ़े, इरेगुलर, कभी कम कभी ज़्यादा हो सकते हैं। और एक चीज़ ये भी नोट करने वाली हैं, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनका एटॉमिक जो इवन होंगे जिसमें कार्बन की तादाद, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, जिनके ऑड होंगे उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट हम इसकी प्रिपरेशन कल कोशिश करेंगे हम ये सारा चैप्टर ही ख़त्म कर दें, और देखेंगे क्या होता है इसमें, आपको मैकेनिज़्म कराएंगे इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी 23 दिसंबर को इंशाल्लाह जी। अल्लाह हाफिज़।